हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 25 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 जुलाई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक्स और शेयर जरूर करना। वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए, जैसा कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया? नेशनल इनकम टैक्स डे। तो ये साथियों 24 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल इनकम टैक्स डे। यानी इनकम टैक्स डे, जैसे कि ये इनकम टैक्स डे किस लिए मनाया जाता है? टैक्स के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। इनकम टैक्स जो टैक्स टेबल जैसे कि होते हैं ना, मतलब जो देने वाले हों, जो इस कैटेगरी में आते हैं, तो इसको रेगुलर पे करें, टैक्स चोरी ना करें, जिससे सरकारें भी चल सके और भी बाकी लोगों के लिए, गरीब वर्गों के लिए काम किया जा सके। इसके लिए ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। भारत में 24 जुलाई को मनाया जाता है, अन्य देशों में अन्य दिन मनाया जाता है। अब भारत में 24 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जुलाई 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर की अवधारणा पेश की थी। 1860 में आपको ध्यान रखना है 1857 की क्रांति हुई थी। फिर 1858 में ब्रिटिश जो कंपनी है, ब्रिटिश शासन में चला गया। अब ब्रिटिश शासन तो भारत का जो पहले कंपनी के शासन में था, भारत पूरा फिर वो कंपनी का शासन हट करके ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत चला गया। तब से फिर ब्रिटिशर्स का रूल होने लगा। उसके पहले कंपनी का रूल था भारत पर 1858 में। फिर उसके बाद 2 साल बाद ही आयकर की अवधारणा आती है, मतलब लोगों से टैक्स की वसूला जाने लगा। तो ये 1860 को 24 जुलाई को हुआ था। उसी दिन की याद में 24 जुलाई आज तक चल रहा है राष्ट्रीय आयकर दिवस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW अपना कौन सा इलेक्ट्रिक इंजन तैयार करने के लिए चर्चे में रहा है? तो BLW जैसे अपना कौन सा बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंजन की बात हो रही है, तैयार करने के लिए चर्चे में रहा है। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स अपना जो 2500वां मतलब 2500 ये लोकोमोटिव इंजन बनाया हुआ है अभी, और एक नया रिकॉर्ड अपने आप में बना दिया है। क्योंकि अभी 2017 में ही इसका उद्घाटन किया गया था और जैसा कि 2017 में अब तक के कितने बन गए हैं, 25,000 इंजन बना दिए हैं, मतलब 2500 इलेक्ट्रिक इंजन। अब आप कहोगे कि भारत में इतने इंजन है। देखो, इंजन तो है भारत में लगभग 8,000 के आसपास में। अभी अश्विनी वैष्णव जी ने बताया था कुछ दिन पहले ही। लेकिन भारत अब इंजन ना सिर्फ अपने लिए बनाता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है अन्य देशों में भी। तो इसीलिए 8 वर्षों में, जैसे 8 सालों में जो इंजन बनाए गए हैं केवल और केवल BLW के द्वारा। उसमें BLW जैसे हम बात करें, ये जो है इसके संबंध कैटेगरी की ये जिनकी क्षमता 6000 आर्स पावर होती है। वेप मतलब WAP 7 श्रेणी का है ये, और इसकी क्षमता 6000 हार्स पावर होती है। ये एक्सपर्ट भी किए जा रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट ठीक है। जैसे मोजाम्बिक जैसे देशों में इंजन का निर्यात भी किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे अफ्रीकी देश हैं जो खुद उतना नहीं बना पा सकते, प्रोड्यूस कर सकते, तो वो आज खरीदते हैं। जैसे आज के टाइम पर हम लोग अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं या फिर फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं, क्योंकि हम लोग फाइटर जेट्स नहीं बना पा रहे हैं, उस हिसाब से नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे ही वहां पर ये लोग इंजन अभी नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए ये लोग इंपोर्ट करते हैं अपने देशों से। तो भारत जैसे देश इनको एक्सपोर्ट करते हैं। BLW ने 472 इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में ही किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसको मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो मणिपुर के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी, पूरे राज्य का जो मुख्य सचिव होता है वो, तो ये नियुक्त किए गए हैं। कौन? ये नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। अब डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल देखें, ये जो नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में किए गए हैं और ये मणिपुर के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। प्रसाद कुमार सिंह की जगह लेंगे। फरवरी से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है। आपने देखा भी होगा कि जो एन बीरेन सिंह थे मणिपुर के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी या कहें आपातकालीन व्यवस्था के प्रावधान हैं।
जिनमें पहला है 352 है अनुच्छेद 352, जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी। अब 1975 में जो लगा था, इसके अलावा दूसरा जो होता है वो 356, वो होता है राज्यों में आपातकाल। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन कहो चाहे राज्यों में आपातकाल कहो, इसके तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति के अधीन या राष्ट्रपति के निर्देशों पर राज्यपाल शासन करता है वहां पर। तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन कहा जाएगा, लेकिन पूरा शासन का अधिकार जो है वो राज्यपाल के हाथ में होगा। एक और ऐसा आपातकाल है 360 मतलब अनुच्छेद है, ये वित्तीय आपातकाल कहते हैं। ये जो है अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है। 1991 में ऐसी स्थिति आ गई थी, लेकिन लगा नहीं था। तो इससे पहले ये गोवा के मुख्य सचिव थे और अभी पुनीत कुमार गोयल को मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वहां पर राज्यपाल कौन है जो शासन कर रहे हैं, वो है अजय कुमार भल्ला। तो यही वर्तमान में राज्यपाल शासन के रूप में राज्यपाल शासन कर रहे हैं मणिपुर में। अब जैसा कि नियुक्तियों की बात करें तो नियुक्तियों में आप जानते हो, जैसे कि दीपक बागला जो है अटल नवाचार मिशन एम का नया मिशन निदेशक किया है, इनको नियुक्त हो चुके हैं। यहाँ के अजय कुमार श्रीवास्तव हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के निदेशक हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। अजय कुमार श्रीवास्तव की बात हो रही है। अब यहीं पर अगर राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट की बात करें तो ये कर्नाटक बैंक के अंतरिम MD एंड CEO हैं। हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के CEO बने हैं। संजय कौल गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी की कंपनी के MD और CEO हैं। R दोराईस्वामी भारतीय जीवन बीमा निगम के LIC के मतलब CEO बने हैं यहीं पर। और अगर बात करें सोनाली मिश्रा, ये रेलवे बोर्ड मतलब रेलवे सुरक्षा बोर्ड RPF की पहली महिला निदेशक बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? कौन सा राज्य है जो कहा है कि अगर ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में मेडल जीतकर लाते हो तो 7 करोड़ रुपए मिलेंगे? ये कहा है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने ये अनाउंसमेंट किया हुआ है कि अगर ओलंपिक या पैरा ओलंपिक दोनों में से कोई एक मेडल लेकर आते हो तो आप लोग को मिलेंगे 7 करोड़ रुपए। इसके अतिरिक्त ओलंपिक में स्वर्ण और रजत विजेताओं के लिए वर्ग A की यानी कैटेगरी की एक सरकारी नौकरी भी मिलेगी। अब इसमें जो इससे पहले पदक विजेताओं के लिए 3 करोड़ का प्रावधान था, अब हो गया है 7 करोड़ रुपए, इसे कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसका निर्णय लिया हुआ है। अब ये जैसा कि इन्होंने ओलंपिक होने वाला है, अब अगला जो होगा 2028 में लॉस एंजल्स में, उसके लिए जैसा कि रेखा गुप्ता ने अनाउंस कर दिया है कि 7 करोड़ रुपए मिलेंगे पदक जीतने वाले को। जुलाई 2025 में भारत और किस देश के बीच 5 उच्च प्रभावशाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो अभी जुलाई 2025 में भारत और नेपाल की में एक समझौता किया है, जिसके तहत भारत इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को और ज्यादा मजबूत करेगा। इसके तहत भारत के द्वारा वहां पर कई विद्यालय खोले जाएंगे, कई विद्यालय यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी। माध्यमिक विद्यालय और बेसिक स्तर के विद्यालय भी यहाँ पर तो खोले जाएंगे, तो और कई स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, हॉस्पिटल खोले जाएंगे। इसके तहत शिक्षा और स्वास्थ्य में लगभग 390 मिलियन नेपाली रुपए का ये डील हुआ है। तो भारत नेपाल को भी लेकर चलता है, मतलब कारण ये है कि लोग ना फायदा उठाते हैं अपने अपने लोकेशन का। क्योंकि भारत के पड़ोसी देश होने का फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अगर जिंदा रहें या ना रहें, भारत हमको जिंदा रखेगा। कारण ये है कि आसपास अगर जिंदा हम नहीं रहते हैं तो आसपास के जो इसके आबाद वाले देश हैं वो हम पर कब्जा कर लेंगे। मतलब जैसे कि आप समझ लो, अगर भारत नेपाल पर ध्यान नहीं देता है तो कौन कब्जा करेगा? आप समझ सकते हो, चाइना सबसे पहले उस पर कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो वो इंडिया के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश बन जाएगा, बिल्कुल पास आ जाएगा। जैसे नेपाल है, नेपाल पर चाइना अगर अपना कब्जा कर लेता, आधिपत्य ज्यादा हो गया, तो समझो कि ये एक तरीके से फ्रंट से आकर इंडिया को घेर लेगा। तो इसलिए नेपाल को भी जिंदा रखकर लेकर चलना होता है। तो यहाँ पर जनशक्ति माध्यमिक विद्यालय भवन, महोबनी पदम माध्यमिक विद्यालय, वासुकी माध्यमिक विद्यालय, बोगासा माध्यमिक विद्यालय, ये 4 तो माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। कहाँ? नेपाल की बात हो रही है। और 5 बिस्तर वाला एक मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल खोला जाएगा। तो अब हम बात करें, हाल ही में
किस देश ने तीसरी बार यूनेस्को से बाहर निकालने की घोषणा की, या अपने आप को कहें कि हम अब यूनेस्को को सदस्य नहीं रहेंगे? किसने कहा? कौन सा देश है? तो ये हो गया कौन सा देश, आप समझ जाओ, ये अमेरिका ही करता है। ये कौन कर सकता है? अमेरिका। अमेरिका ही उल्टा सीधा काम करने का काम करता है, मतलब कि वो निकलने का, क्योंकि सब लोग तो आने की बात करते हैं, ये निकलने की बात करता है, बाहर निकलने का काम यही करता है। आपने देखा होगा अभी कि इन्होंने कहा कि पहले तो हम तो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होंगे, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गए, तो ठीक हो गए उसके बाद ये WHO से बाहर होते हैं ट्रम्प साहब। जब से आए हैं पेरिस समझौते से बाहर हुए, इन्होंने कहा हम WHO से बाहर होंगे, हो गए। इन्होंने कहा कि हम यूनेस्को से बाहर होंगे, हो गए। बीच में इन्होंने कहा था नाटो से भी बाहर होंगे, हालांकि नाटो से नहीं हुए, नेगोशिएट कर लिए, डील वगैरह हो गई अच्छे तरीके से, तो वहां से बाहर नहीं होंगे। नाटो खत्म, क्योंकि बात यह ना, अगर वहां से ये बाहर हो गए तो नाटो खत्म ही हो जाएगा, रूस उसको खा ही जाएगा एक तरीके से। तो ये यूनेस्को से, WHO से, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गए हैं। कौन? ट्रम्प साहब। यूएस को बाहर कर लिए हैं। अब बाहर होने का क्या मतलब है कि क्या इसमें यूएस का नुकसान है? नहीं, इसमें यूएस जो है नुकसान नहीं है। किसका नुकसान है? इन संगठनों का, मतलब पेरिस जलवायु समझौते का, WHO का, यूनेस्को का। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, आप सुनते हो ना, बड़े बड़े WHO हो या जैसे कि यूनेस्को है या पेरिस जलवायु समझौता है, ये जो भी बड़े बड़े ये सब चलते हैं, एक्चुअल में फंडिंग से चलते हैं। इनका कोई बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से बेचते हैं, यहाँ से खरीदते हैं और पैसा जनरेट करते हैं, फिर अपने एम्प्लॉयज को बाकी कामों में के लिए काम करते हैं। नहीं, ये लोग ओनली फंड पर डिपेंड रहते हैं। ये अन्य देशों से जो फंड पाते हैं ना, इनमें से सबसे ज्यादा ये हर ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड होता है ना, कौन देता है? यूएस देता है। सारे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है इसमें, चाहे वो नाटो ही क्यों ना हो। नाटो में भी इसीलिए यूएस का ही पूरा दबदबा चलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फंड सब यही देता है। तो ऐसे ही इनमें सब में भी सबसे ज्यादा फंड यूएस ही देता था। अब यूएस सबसे धीरे धीरे अपने आप को किनारा कर रहा है, बाहर हो रहा है, तो इसीलिए अब इन संगठनों पर भी, ऑपरेशन पे भी थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर क्योंकि 50% से ज्यादा, अकेला आधे से ज्यादा पैसा यूएस दिया करता था यहाँ पर, तो भाई इफेक्ट तो भी देखने को मिल ही जाएगा। यूनेस्को के बारे में अगर बात करें तो यूनेस्को का आप जानते हो फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है। फिर से यूनाइटेड नेशन जैसा कि एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजेले। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये पेरिस में। अभी भारत में इसके द्वारा ही देखिए, वैसे इस क्वेश्चन के अगर बात करें, फैक्ट के बारे में बात करें, तो तीसरी बार ये बाहर हो रहे हैं। इससे पहले भी ये 2 बार बाहर हो चुके हैं। ट्रम्प अपने आप को बाहर किए थे, एक बार 2017-18 में किए थे, तब जब ये बाहर हुए थे अपने आप से। फिर जब ये बाइडेन आए तो फिर से एंट्री मार ली इनमें। जब इनकी सत्ता गई पिछली बार वाली, फिर ये अब की बार ये आए, फिर से इन्होंने अपने आप को बाहर कर लिए। यूनेस्को से रिलेटेड अभी ये क्वेश्चन आया भी था भारत के लिए कि भारत में 44वां जो धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया से ऐड किया गया है, किसे ऐड किया गया है? तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप का, इसको आपको याद रखना है। मराठा सैन्य प्रदेश को 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत का चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 के अनुसार किसको एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई? अभी साथियों मैंने आपको बताया भी था, वीडियो भी दी हुई थी कि जैसे कि मानसून जो है सत्र में, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है, तो मानसून सत्र में कौन से 15 बिल पर चर्चा होने वाली है, इसकी मैंने आपको वीडियो दी है कल रात को, आप उसे देख सकते हैं। इसमें 8 नए बिल आएंगे और 7 पुराने बिल पर चर्चा होगी। तो ये जो है, ये 8 नए और 7 पुराने बिल हैं। इन पर अब की बार, इस बार मानसून सत्र में बहस होनी है। हालांकि विपक्ष करने दे तो, वैसे तो हंगामे इतने हो रहे हैं कि अभी तक 2-3 ही कार्रवाई हुई है और 2-3 दिनों में कुल मतलब कहें 300 या 350 मिनट तक ही अभी तक वहां पर चल पाई है चर्चाएं। अब वो भी 350 मिनट में बस केवल एक दूसरे से लड़ाई झगड़े और बात कहानी हुई है। ये मतलब कोई भी विशेष चर्चा नहीं हो पाई है, सदन की कार्रवाई चल नहीं पाई है अभी तक की बात हो रही है, जबकि चलना था लगभग 2500 मिनट तक इन 30 दिनों में। लेकिन खैर मानसून सत्र चल रहा है और नए
ये 8 नए बिल कौन कौन से हैं, 7 पुराने बिल कौन कौन से हैं, इसको मैंने कल की वीडियो में दिया है, ट्रेंडिंग टॉपिक की है, उसको जाकर आप जरूर देखिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि, तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक भी आने वाला है। इसके तहत बीसीसीआई को इसके अंतर्गत लाया जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट। ये इन इंडिया मतलब जैसे कि बीसीसीआई अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बॉडी अभी तक बता रहा था, प्रेजेंट कर रहा था, और इस इंडिपेंडेंट बॉडी को भी अब लाया जाएगा इसके घेरे में। किसके घेरे में? राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के, कि तुम भी भारत के ही हो, आ जाओ हमारे अंडर में। तो इसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दिया गया है बीसीसीआई को। एक्चुअली में ना एक बार पहले भी ऐसा प्रयास हुआ था, इससे पहले एक बार जब प्रयास हुआ था 2010 में, तब उस टाइम पर बहुत सारे बॉडीज को इसके अंतर्गत कहें लाया गया था कि अब इसके अंतर्गत NSFS के अंतर्गत की बात हो रही है। तो ये लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया था। बीसीसीआई ने कहा था कि भाई देखो ऐसा है कि हम ना कोई भी सरकारी वित्त पोषण नहीं लेते हैं, हम अपनी खुद का संचालन करते हैं, अपना खुद से कमाई करते हैं। IPL वगैरह शुरू हुआ था, अच्छे से कमाई हो रही थी उसी टाइम पर शुरुआत में। तो बीसीसीआई ने कहा हमने अपना मॉडल बना लिया है, हम इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। लेकिन अब भारत सरकार ने कहा नहीं, अब तुमको आना होगा, नहीं तो फिर यहाँ से नहीं मानोगे तो तुमको दूसरी तरह से मनवाएंगे हम। जैसा है तो है ही अपने भाई। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में इनको मान्यता दी गई है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, अब बताओ? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं कौन? रोजर बिन्नी। ये जो रोजर बिन्नी है ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो ये आपको बताना है कि जैसे कि सीजीएल एग्जाम में पूछा भी गया था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, ध्यान रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी स्थापना। क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए हैं पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, ये नियुक्त कर दिए गए हैं जस्टिस विपुल एम पंचोली। जस्टिस विपुल एम पंचोली, इनकी बात करें तो ये स्वर्ण एज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट, इन्होंने पटना हाईकोर्ट के रूप में शपथ ली। शपथ कौन दिलाएगा? देखो, राज्य का मुख्य न्यायाधीश हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो, दोनों को शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। तो अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने इनको शपथ दिलाई हुई है। ये वहां के 45वें चीफ जस्टिस हैं। कहाँ के? पटना हाईकोर्ट के। पटना हाईकोर्ट के जैसे कि भारत के में आप जानते हो 25 हाई कोर्ट्स हैं, उनमें से एक है। और भारत में केवल जैसे टोटल जो 25 हाई कोर्ट हैं, सबसे लेटेस्ट वाला अगर पूछा जाए आपसे, हाई कोर्ट पूछा जाएगा कि कौन सा है, तो 25वां वाला कौन सा है? तो आपको बताना है अमरावती हाई कोर्ट। ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, आपको पता ही है। और सबसे लेटेस्ट वाला अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा अगर पूछा जाए, तो आपको बताना क्या है? ज्यूरिडिक्शन के मामले में सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने वाले पहले न्यायाधीश कौन बने? महाभियोग लगा है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा रहा है किसे? तो जस्टिस यशवंत वर्मा को। जस्टिस यशवंत वर्मा ये दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अगर पता है, ये थे पहले। अब और जैसा कि हम बात करें, ये दिवाली होली होली से पहले होलिका दहन जो होता है ना, उस दिन 14 मार्च को पहले वाली रात में उन्होंने क्या हुआ, इनके घर पर आग लग गई। सूचना मिली लोगों को कि जो अग्निशमन है विभाग होते हैं, उनको सूचना मिली कि लुटियंस में एक घर है, वहां पर उसके एक स्टोर रूम में आग लगी हुई है। तो वो लोग पहुंचे तो देखते हैं कि इनके घर में के सटे हुए जो इनका यही स्टोर रूम था, इनके कैंपस के अंतर्गत आता है, तो घर के तो उसमें आग लगी है। फिर वो लोग आग बुझा रहे थे। आग बुझाते उनको समझ में आया कि यहाँ पर कुछ नोटें हैं और बोरे भर के नोट रखी हुई हैं, वो जल रही हैं। तो वो जाकर के चेक किए तो पता चला है कि यहाँ पर बहुत सारी नोटें हैं, कि जो जल रहे हैं। और जो वीडियो बना लिए तो वो अग्निशमन जो कर्मचारी थे वो वीडियो बना लिए वहां का, और वीडियो वायरल हुआ खूब। तो बाद में पता चला कि खुलासा हुआ कि 15 करोड़ का कैश था और उसमें बहुत सारी जली हुई नोटें भी थी। वो कैश ये कहाँ से आया, क्या कैसे आया, ये इनमें जवाब तलब मांगा गया। जांच पड़ताल होने लगी, इनको दोषी पाया गया। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए थे
भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया गया है। 3 सदस्य कमेटी बनी, फिर बाद में ये हुआ कि इनको इस्तीफा मांगा गया इनसे। हालांकि इन्होंने उसके पहले ही बहुत सारा राजनीतिक गांव पेच किया हुआ है, सोशल मीडिया पर ज्यादा अच्छा खासा उठने लगी इनकी बातें। तब फिर इनको तो उनकी ही कमेटी बनाई गई, नहीं तो जो कोर्ट वाले है ना, वो कोलिजन सिस्टम वाले, वो लोग ना इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिए, मामले को दबा देना चाहते थे। लेकिन जब मामला बहुत ज्यादा फैल गया, पूरी तरीके से इस्तीफा मांगा गया, तो इन्होंने इस्तीफा देने से मना किया। जब इस्तीफा देने से मना कर दिया तो ये हुआ कि अब इनको हटाया जाएगा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। तो महाभियोग से हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाया गया है और यह प्रक्रिया अब अभी के टाइम पर कार्यरत है। वर्तमान में लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगहों से प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। राज्यसभा में चाहिए था 50 से ज्यादा सांसदों का प्रस्ताव, 50 सांसद ज्यादा जो सांसद हैं राज्यसभा में साइन कर दिए हैं। लोकसभा में चाहिए था 100 से ज्यादा, तो लोकसभा में 152 से ज्यादा सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मतलब इनके खिलाफ अच्छे से प्रस्ताव पारित हो गया है, पास हो गया। तो अब महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जाएगा। किसी भी आज तक के इतिहास में किसी भी जज को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया था अभी तक। कई बार तो 3 बार ऐसा हुआ कि जब किसी जज के खिलाफ लाया गया महाभियोग 1-2 बार, तो क्या हुआ कि वो पास नहीं हो पाया, और 1-2 बार पास भी हो गया तो उससे पहले तब तक इन लोगों ने क्या किया, इस्तीफा ही दे दिया, इस्तीफा देकर निकल गए। तो इसलिए महाभियोग पूरा नहीं हो पाया था। इनके केस में पहली बार होगा जब महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ये हटाए जाएंगे। खैर, संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत ये सब जो है, अब क्लॉज 1 के एक बात करें, 217 के 1 खा में महाभियोग द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। अब 217 में ही अनुच्छेद है, 217 में ही न्यायाधीश की नियुक्ति की भी प्रक्रिया का भी प्रावधान है। और वहीं पर अगर 217 की बात करें, 217 में तो 1 खा में इनको हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। खैर, इसी बीच उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी भी इस्तीफा अपना दे चुके हैं और ये अब उपसभापति थे राज्यसभा के, जैसा कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो होते हैं। इस पर मैंने आपको जैसे कि वीडियो भी दी हुई है, वैसे पिछले दिनों में इन पर भी वीडियो दी हुई है, जो कि यशवंत शर्मा के ऊपर टॉपिक पर। ये वीडियो आप देख सकते हैं, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, इनके केस के बारे में चर्चा किया है मैंने। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जी इस्तीफा दिए, उस पर भी मैंने आपको वीडियो दे रखी है। तो अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान इसमें बताया गया था और 68 के तहत चुनाव कराने में समय, जो कार्यकाल की अवधि से जुड़ी बातें तय की गई थी। खैर, अब आज के टाइम पर अब क्या चुनाव आयोग ने के पास जो जिम्मेदारी चली गई है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाओ। इधर महाभियोग की प्रक्रिया इनकी चल रही है। अब आगे क्या होगा, आगे अब 3 सदस्य कमेटी बनेगी, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और एक जो न्यायिक जानकार होगा, कोई वरिष्ठ वकील हो सकता है। और इन 3 सदस्यों की कमेटी बैठेगी और ये कमेटी पूरे अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके रिपोर्ट अपना सौंपेगी। फिर से वो रिपोर्ट आएगी संसद में चर्चा होगी। उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। यहाँ पर संसद में पास होने के बाद राष्ट्रपति जी मुहर लगाएंगे, तब महाभियोग की जो प्रक्रिया है पूरी मानी जाएगी, तब इनको इनके पद से हटाया जाएगा। एक बात तो आप याद रखना, आप लोग, अगर किसी व्यक्ति को महाभियोग की प्रक्रिया के बाद हटाया जाता है तो उसको हटाए जाने के बाद जो रिटायरमेंट वाली जो सुविधाएं होती हैं, जैसे पेंशन हो गया या बाकी के जो बेनिफिट्स होते हैं, वो आवास वगैरह ये सब नहीं मिलते हैं। कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी अगर महाभियोग से कोई हटाया जाता है। तो किसी भी पद से हटाया गया हो, न्यायाधीश ही नहीं, किसी भी पद से अगर कोई हटाया जाता है तो कुछ भी नहीं मिलते हैं। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले अगर वो इस्तीफा दे दे तो क्या होता है ना कि इस्तीफा देने से क्या होता है, ये बाकी के जो बेनिफिट्स रिटायरमेंट के बाद वाले वो पाता रहेगा, चाहे वो आवास हो या गाड़ी मिलती हो या फिर बाकी के जो वेतन भत्ते मिलते हो, वेतन तो नहीं, सैलरी पेंशन मिलता है, तो ये सब मिलता रहेगा इस्तीफा के बाद भी। यही कारण है जो पिछली बार जब महाभियोग आए थे तो महाभियोग पूरा होने से पहले वो न्यायाधीश इस्तीफा दे दिया करते थे। खैर, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंडियन आर्मी के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मंगाया गया? तो साथियों, भारत सरकार ने अमेरिका से डील करी हुई थी 2020 में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की। अपाचे हेलीकॉप्टर्स दुनिया में सबसे उन्नत किस्म के हेलीकॉप्टर्स, अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स या कहें आर्मी के हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं। और भारत ने 2020 में यूएस से डील करी हुई थी 6 ऐसे अपाचे हेलीकॉप्टर्स हमको दे दो भैया। तो अमेरिका ने कहा ठीक है,
तो ये जो 6 हेलीकॉप्टर थे, इसकी जो डील हुई थी ये 600 मिलियन में हुई थी, 600 मिलियन US$ में। तो इन 6 में से अभी 3 आया हुआ है, 6 में से 3 की पहली खेप भारत को प्राप्त हो गई है और ये कहा जा रहा है कि नवंबर 2025 तक, मतलब इसी साल के अंत तक, लास्ट तक, बाकी के जो 3 हैं वो भी आ जाएंगे, अगले बैच की भी जो डिलीवरी हो जाएगी। तो 6 अपाचे जो हेलीकॉप्टर भारत के पास आ जाने से भारतीय सेना और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अपाचे हेलीकॉप्टर अगर मैं बता दूं, दुनिया का सबसे उन्नत किस्म की, मतलब कि अटैकिंग हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। इसमें कौन कौन सी मिसाइल होती है, जैसे कि बताएं, इसमें हेल फायर मिसाइल लग सकती है। ये क्वेश्चन बन भी सकता है आपसे। इसके अलावा रॉकेट 30M की इसमें ऑटोमेटिक गन रहती है, दुश्मन के टैंक और ठिकानों, बंदूकों को मतलब उड़ाने के लिए काम आती है। इलेक्ट्रिक T-700 टम्फोर्ड इंजन इसमें होते हैं, 365 किलोमीटर प्रति घंटा की ये स्पीड होती है इसकी। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई, पसंद आई हो तो इसे शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और नोटिफिकेशन मिलती रहे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, सलोनी क्वेस्ट। आपको टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे। टेलीग्राम चैनल में आपको PDF मिल जाएगी, PDF वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।